लोकांनी धोका दिला 18 मार्च 1956 बाबासाहेबांनी. दुसरा विषय आहे धार्मिक ध्रुवीकरणातून देश विभाजनाचा धोका, एक मंथन. 3 नागपूर दीक्षाभूमीवर ब्राह्मणांचा कब्जा, एक गंभीर चिंतन. असे अत्यंत महत्वाचे विषय आज या ठिकाणी चर्चेला घेण्यात आलेले आहेत. तीनही विषयावर बोलण्याच्या ऐवजी की 2 विषयाच्या संबंधामध्ये तुम्हाला तिसऱ्या विषयावर विलासकारांनी आपल्याला काही माहिती सांगितलेली, त्या संबंधामध्ये विवादकीय मत व्यक्त करणार आहे. नेमकं काय देशात चाललेलं आहे ते कळावं आपल्याला. साथियों, आधुनिक भारत में हम लोगों के आजादी का आंदोलन 1848 को ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में शुरू हुआ. और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अगर हम इतिहास का तारीखवार अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि 1848 को गांधी जी पैदा नहीं हुए थे. अगर आप इतिहास का तारीखवार अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आजादी के संबंध में जो लिटरेचर पढ़ते हैं या उनसे पढ़ाया जाता है या उनके दिमाग में जो जानकारी है उसके आधार पर यह बात मैं आपको समझा रहा हूं कि 1848 को हम लोगों के आजादी का आधुनिक भारत में आंदोलन ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में शुरू हुआ तो गांधी जी पैदा नहीं हुए थे. गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869, यानी जब हमारे आजादी का आंदोलन शुरू हुआ उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए. तर मराठीत सांगायचं झालं तर एवढ्या बारकाव्यामध्ये कोण जाते त्या बारीक गोष्टीमध्ये. पैशाचं काम आहे, याचं काही काम नाही. एवढी जरी गोष्ट कठीण की गांधीजी पैदाच झाले का, तो आपको पता चलेगा कि फिर से आजादी का आंदोलन गांधी जी ने ही चलाया. ये जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और हमारे लोगों के दिमाग में भी वही बात भरी हुई है, सही नहीं है. केवल इतनी बात पता चलने भर से आप लोगों को पता चला तो एक तारीख और बता दो, गांधी जी तो पैदा ही नहीं. दूसरी बात, 1848 से लेकर 1890 तक 42 साल ये हम लोगों के आजादी का आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है. हमारे लोग, हमारे महापुरुष हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे हैं और ये आजादी का आंदोलन वो ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं. दूसरी मौलिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं. एक है कि आजादी का आंदोलन गांधी जी ने चलाया, ये दिमाग से निकाल दो और मैंने निकाल दिया. सिंपल कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए, आंदोलन 1848 को शुरू हुआ, गांधी जी पैदा ही नहीं हुए थे. मुझे नहीं लगता अब दोबारा दिमाग में रहेगा. ये तर्कशास्त्र कैसा है मालूम है? बाप दाखवा नहीं तो श्राद्ध खा. बाप नहीं है, मर गया, मर गए, खबर फिर भी
आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हणतात धार्मिक भागामध्ये. आणि जर खाऊ घालायचं नसेल दाखव पुढे बघ किती सरळ नाही, जास्त लांबच नाही. दुसरा सिद्धांत काय, जो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात शिकवला आणि तो अजूनही आपल्या डोक्यामध्ये फार प्रभावशाली आहे, तो काय, इंग्रजांनी देशाला गुलाम बनवलं आणि इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त करणं आवश्यक आहे आणि त्यालाच स्वातंत्र्य म्हणतात, दुसरं कुठलं स्वातंत्र्य नाहीये. हे दुसरं शिकवलं जाते. एवढे बारके पोरं आहेत ना, बारके नाही, इथं जेवढे लोक आहेत म्हणजे मोठे पोरं, ते हे लोकांना ते शिकवलेलं आहे आणि ते डोक्यामध्ये भरलेलं आहे, दुसरं काही नाही. तर 1848 ला ज्योतिराव फुले त्यांच्या गुलामगिरी पुस्तकामध्ये काय म्हणतात, जोपर्यंत या देशामध्ये इंग्रज आहे तोपर्यंतच संधी आहे आणि जोपर्यंत संधी आहे तोपर्यंत आपल्याला ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्या ठिकाणी असं कुठेही लिहिलेलं नाही इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. इंग्रज भारतामध्ये येण्याच्या अगोदर जेव्हा इंग्रज भारतात नव्हते, जेव्हा इंग्रज भारतामध्ये नव्हते तेव्हा आम्ही स्वतंत्र होतो का, असा एक नवीन प्रश्न आहे. याच्यावर तुम्ही कधीच विचार केला? जेव्हा इंग्रज भारतामध्ये नव्हते, भारतामध्ये जेव्हा आले त्यावेळेस त्यांनी दोन लोकांना गुलाम बनवलं, एक मुघल आणि दुसरे ब्राह्मण. लढाई झाली त्या पलाशीची, इंग्रजांची पहिली लढाई जी झाली पलाशीमध्ये बंगालमध्ये, ती काही भारतीय लोकांची झाली नाही, ती मुघलांची झाली. हे आपण तुम्ही वाचता गेल्या वाचते तर तुमच्या लक्षात पलाशी की जो लड़ाई है वहां मुगलों के साथ लड़ाई हुई, वहां उसको परास्त किया और अंग्रेजों का राज पलाशी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ भारत में. और मुगलों के साथ साथ उन्होंने मुगलों के बराबर ब्राह्मणों को भी गुलाम बनाया. तो अंग्रेज आने के बाद मुगल और ब्राह्मण गुलाम बने. जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तो मुगल आजाद थे, ब्राह्मण आजाद थे. जब मुगल आजाद थे, ब्राह्मण आजाद थे, तब हम लोग आजाद थे. हम तो आजाद नहीं थे, हम तो ब्राह्मण के गुलाम थे, वर्ण व्यवस्था के गुलाम थे, जाति व्यवस्था के गुलाम थे, अस्पृश्यता के गुलाम थे. आदिवासियों को सेग्रीगेट करके जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया. महिलाओं को वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई महिला जो है वो शुद्ध है, ब्राह्मण की मां, ब्राह्मण की बीवी, ब्राह्मण की बहू, ब्राह्मण की बेटी, ये 4 प्रकार की महिलाएं. जितना मैं जानता हूं, ज्यादा आप लोग जानते होंगे, मैं गिनती करके बता रहा हूं. ये ब्राह्मण की मां, ब्राह्मण की बीवी, ब्राह्मण की बहू, ब्राह्मण की बेटी, उनके धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि महिलाएं शुद्र है और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है. हमारे नहीं, सब ब्राह्मणों के किसी भी धार्मिक कर्मकांड में महिलाओं को बैठने नहीं दिया जाता. आज भी ब्राह्मण के घर में भी
ब्राह्मणों के घर में भी। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो ब्राह्मणों की व्यवस्था में महिलाओं को शूद्र बनाया, अधिकार वंचित किया। शूद्रत्व, ब्राह्मण लोग ज्यादा से ज्यादा किस चीज का प्रचार करते हैं आज के तारीख में? हिंदुत्व। और आप लोग भी हिंदुत्व 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 वो कहते हैं, आप भी कहते रहते हो। मैं क्या कह रहा हूं? शूद्रत्व ये नया शब्द है, समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखो। ब्राह्मणों ने शूद्रत्व पिछड़े वर्ग के लोगों पर थोपा, इंक्लूडिंग मराठा, थोपा। तो ऐसी सारी चीजें ब्राह्मणों की व्यवस्था में जो हमारे लोगों पर थोपी गई है, इससे प्रमाणित होता है कि अंग्रेजों के आने के पहले हम ब्राह्मणों की व्यवस्था के गुलाम थे। डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, ज्योतिराव फुले भी अपने गुलामगिरी में लिख रहे थे। वो अंग्रेज आने के पहले हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम हो गए। क्यों? ही गलत है। ये जो थ्योरी है गलत है। ये जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ये थ्योरी जो आपके दिमाग में घुस घुस कर पेनिट्रेट की हुई है, या आपके दिमाग में जो घुसी हुई है या उन्होंने घुसाई हुई है, उसको मैं ऐसा ऐसा खुरच कर निकालता हूं। खुरच कर निकालता हूं ऐसा मैं मराठी खरडून म्हणून मी त्या शब्दांवर जास्त जोर देऊन त्याच्याकडे बोलतो की खरडून काढा डोक्याच्या लेअर मध्ये बसलेली ती काढणं आवश्यक है कि अंग्रेजों के आने के बाद हमारे पास गुलामी नहीं आई, अंग्रेजों के आने के पहले ही थी। इसलिए अंग्रेजों ने आने के बाद हमको गुलाम बनाया। एक ज्योतिराव फुले इस सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने का काम करना चाहिए, इस सिद्धांत को नहीं मानते। ब्राह्मणों के गुलामी से हम लोगों को आजादी हासिल करनी चाहिए, ये सिद्धांत को मानते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी हासिल करनी चाहिए, ये हमारे आजादी का आंदोलन, ये हमारे आजादी का 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन समाप्त हो गया। ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन चल रहा है। अगर हम लोग अंग्रेजों के ही गुलाम होते तो हम भी दूसरों की तरह आजाद हो गए होते। हमारा आदमी पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर नोट करने की कोशिश करता है, एफआईआर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी करता नहीं है। पुलिस चौकी का आदरा इंस्पेक्टर, क्लास 3 कोर्ट का आदमी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी नोट नहीं करता। ये समझने की बात है। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमारी आजादी है, हमारी आजादी चल रही है उस सिद्धांत के अनुसार कि हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन, ये हमारे आजादी का आंदोलन था। गांधी जी ने नहीं चलाया था। गांधी जी पैदा हुए, गांधी जी पैदा होने के बाद में वो पढ़ाई लिखाई किया, फिर गांधी जी बैरिस्टर हो गए। गांधी जी बैरिस्टर होने के बाद गांधी जी ने क्या किया? भारत में ही नहीं है। कितने लोगों को पता है? गांधी जी बैरिस्टर होने के बाद भारत में नहीं थे, बैरिस्टरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। ये गांधी जी बैरिस्टरी होने के बाद में उन्होंने आजादी का आंदोलन करने का काम शुरू नहीं, बैरिस्टर हो गए, बैरिस्टरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए और कोर्ट में आर्गुमेंट करते करते उनको चक्कर आ गया, कोर्ट में गिर गए। गांधी जी गिल्टी ने समझ गिल्टी ने सिंगल हड्डी भी गांधी जी को कहना अच्छा शब्द नहीं, उचित शब्द नहीं।
इसलिए नया शब्द ढूंढा मैंने, टिलटिला। चक्कर आके गिर गए तो उनको ऐसा लगा कि वकालत करना आसान काम नहीं। जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो बैरिस्टर वकील वकालत करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, जानते हो 4-4, 5-5 घंटे बोलना पड़ता है। कभी कभी तो नाना पालकी वाला था बॉम्बे में, वो 1-1 महीना बहस करता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लंबी बहस करता था। कोई जज जो है उसको रोक नहीं लगा सकता था, 1-1 महीना बहस करता था। तो गांधी जी 4-5 घंटे बहस करने के लिए लेफ्ट की वजह से चक्कर आके गिर गए थे। तो उनको लगा तो वकालत करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा काम है नेतागिरी करना, थोड़ा सस्ता और कम मेहनत वाला काम है। तो फिर साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेतागिरी करने का काम किया। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इतिहास की जानकारी रखोगे तो आपको पता चलेगा। और फिर अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा, साउथ अफ्रीका से उनका झगड़ा हो गया रेल के अंदर, वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, अंग्रेज भी फर्स्ट क्लास में बैठे थे। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ देखा और उन अंग्रेजों ने गांधी जी को धरा और रेलवे स्टेशन पर ऐसा करके फेंकी। तो गांधी जी को लगा इस साउथ अफ्रीका में रहना भी मुश्किल है। बोरिया बिस्तर बांधकर गांधी जी भारत में, कोई भी नहीं बताता ये इतिहास है, मेरे अलावा कोई बता सकता है, मेरे अलावा नहीं बता सकता। तो मैं क्यों बता रहा हूं? मेरी कोई गांधी जी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, एक बैकग्राउंड जानकारी है, आपको होना चाहिए ताकि पता चले, उस बात को ध्यान में रखते हुए घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। गांधी जी भारत आए और फिर भारत में आने के बाद में यहां उन्होंने गोखले को अपना गुरु माना और गोखले को गोखले पुना बाबा उसको गुरु माना और गोखले को पूछा, गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो कहा कि तुम बहुत साल भारत में रहे ही नहीं हो, तुम्हारे पास भारत के बारे में जानकारी नहीं है, 2 साल तक तुम्हारे ऊपर सक्रिय राजनीति करने के लिए मैं पाबंदी लगाता हूं, तो मैं क्या करूं? गांधी ने पूछा, भाई फिर मैं क्या करूं? कहा भारत भ्रमण करो। तो गांधी जी भारत भ्रमण करने के लिए निकले। जब भारत भ्रमण करने के लिए निकले तब उनको भारत का एक सत्य, क्योंकि गांधी जी बहुत सारे सत्य के प्रयोग किए, उसको ये प्रयोग मालूम, ये सत्य उनको पता चला। कौन सा? गांधी जी को भारत के लोग साधुओं को ज्यादा मानते हैं, नेताओं को कम मानते हैं। अब गांधी जी को नेतृत्व करना था, उनको ये पता चला कि वो नेता को भारत के लोग कम मानते हैं और साधुओं को ज्यादा मानते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि बनना तो नेता ही है मगर शो करना है सारा। तो गांधी ने सारा का सारा, अगर गांधी जी का जो संघर्ष है अगर आप अध्ययन करो तो गांधी जी सारी चीजें जो है वो साधु की तरह करते हैं। उनके अगर उनको आंदोलन करना है तो आंदोलन को आंदोलन नहीं देते, सत्याग्रह, हर चीज धर्म के नाम पर, धार्मिक भाषा में, धार्मिक तरीके से प्रेजेंटेशन, हर तरह का। हमारे देश में उपवास करने को भी धार्मिक माना जाता है, लोगों मानो होगा उपवास करने को भी धार्मिक। अगर कोई आदमी रेगुलर उपवास करता है तो धार्मिक आदमी ध्यान रखना, बहुत धार्मिक आदमी ध्यान, उपवास करने वाले को बहुत धार्मिक मानते हैं। नहीं, ये बात अलग है, मगर ऐसा हमारे देश में मान्यता है, लोगों की, आम आदमी की मान्यता है। गांधी जी बैरिस्टर थे और पैंट और बहुत सारी पढ़ते थे, भारत में आए, पैंट पहनना बंद कर दिया, धोती पहने। फिर उन्होंने देखा कि गांव में पूरी धोती नहीं पहनते हैं गरीब आदमी, आधी पहनते, उन्होंने भी धोती भी आधी पहना। तो आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी के जितने भी, आप देखो गांधी जी थे पूरी धोती पहना हुआ, देखो उनके जितने पुतले हैं भारत में आधी धोती में। ये सारी बातें मैं आप लोगों को एक विचार के दृष्टिकोण से बता रहा हूं।
कि आम आदमी को कौन सी चीज ठीक लगेगी, साधारण आदमियों को कौन सी ठीक लगेगी, इस बात को गांधी ने ध्यान में रखा कि आम आदमी का समर्थन मिलना चाहिए, ज्यादा संख्या वाले लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, तब हमारा नेतृत्व करने का काम ज्यादा बड़े पैमाने पर सफल होगा। तो गांधी जी ने शो अपने आप को साधु किया, काम नेतागिरी का करते रहे। एक साथ उन्होंने उस रहस्य को ध्यान में काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो 15 अगस्त 47 को हमें लोगों को आजादी मिली, वो हमारी आजादी नहीं है, क्योंकि आवरण पहनकर हमारा समर्थन हासिल किया। लोगों को क्या लगा, गांधी जी को क्यों समर्थन करना चाहिए? गांधी जी तो साधु है, गांधी जी तो महात्मा है। तो आम आदमी ने वो साधु है और महात्मा है करके समर्थन दिया। उस समर्थन का गांधी जी ने नेतृत्व के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने मकसद के लिए उपयोग किया। आम आदमी चला रह गया, आजादी मिल गई, लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि समर्थन गांधी जी ने लोगों को जगाया, राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम किया और जागृति की वजह से लोगों को समर्थन हासिल किया। ऐसा काम गांधी जी ने नहीं किया, फिर भी समर्थन हासिल किया, जागृत किए बगैर समर्थन हासिल किया। लोगों को क्या मिलेगा? जागरूक लोगों को मिलता है ना, जागरूक किए बगैर अगर उनका समर्थन ले लिया तो मिलेगा क्या? ये बात हम लोगों को समझना, ये बात इस दृष्टि से भी समर्थन करना होगा, समझना होगा कि भारत के राजनीति का जो धार्मिकीकरण है वो आरएसएस के लोगों ने बाद में किया, पहले गांधी जी ने किया। सबसे पहले गांधी जी ने किया और इस वजह से 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हो गया है। पता है आप लोगों को? 14 अगस्त 47 को गांधी ने सारे राजनीति का जो धार्मिकीकरण किया, उस धार्मिकीकरण की वजह से मुसलमानों के मन में आशंका पैदा हो गई कि इस देश में रहने से हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस अविश्वास ने भारत का विभाजन कर दिया। 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान, गांधी जी के राजनीति का धार्मिकीकरण करने के परिणाम के तौर पर भारत का विभाजन हुआ। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आज हिंदू मुसलमान का मामला जो खड़ा कर रहे हैं और मुसलमानों को कॉर्नर करने का काम कर रहे हैं, उसके पीछे दो बड़े मकसद है, मगर उसका परिणाम ये होगा, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होने से देश का मानसिक रूप से विभाजन हो गया। एक आपको किस्सा जिससे आप लोगों को बात समझ में आने में आसानी होगी। मुसलमान गैर मुसलमानों के बस्ती में जाकर भी सब्जियां बेचने का या किसी भी प्रकार का धंधा करने का काम, क्योंकि जो राजकाज चलाने वाले लोग हैं, किसी मुसलमान को नौकरी देने का काम तो कर रहे। भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको अपने रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो सब्जियां बेचते हैं, तो गैर मुसलमानों के बस्ती में जब वो जाते हैं, गली में जाते हैं, तो उनको कोई अवरोध होता नहीं था। 14 को बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार आने के बाद जब मुसलमान उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं गलियों में जाने लगे, तो जो सब्जियां कल तक खरीदता था वो मुसलमान देखकर सब्जियां खरीदना बंद कर दिया। टीवी पर देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत कैसे बनाया, 200-300 पेज का पढ़ लो। बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत कैसे बनाया, इस किताब है बाबा साहब की, उस किताब को पढ़ो और फिर सोचो
कि मुसलमान जिस गली में सब्जी बेचता था उसकी सब्जी गैर मुसलमान खरीदते थे, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं थी किसी के मन में। अब वो मुसलमान से सब्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आजाद भारत में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को अछूत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या भाई कुछ समझ में आ रहा है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीरियस बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। जो प्रकार ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट लोगों के साथ किया और कट्टर जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको उन्होंने अछूत बनाया। ये बुद्धिस्ट लोग है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 200 पेज की किताब लिख करके प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया एविडेंसेस के साथ कि ये पूर्व के बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट होने की वजह से इनको अछूत बनाया गया। आज मुसलमानों के साथ में हो रहा है जो घृणा अभियान बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में चलाया गया था, वही घृणा अभियान आज के तारीख में मुसलमानों के विरोध में चलाया जा रहा है। इतिहास से सबक लेने के दृष्टि से मैंने कई मुस्लिम नेताओं को ये बात समझाई। इस बात को आप सामान्य मत समझिए, तो बहुत गंभीर बात है। ये बाकायदा भारत के इतिहास में घट चुका है। ये जो कुछ भी भारत में चल रहा है, और अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब है मानसिक रूप से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण अगर भारत में हो गया तो केवल एक काम रह गया है विभाजन के लिए। मानसिक विभाजन हो गया है, भौगोलिक विभाजन केवल बाकी है। भौगोलिक विभाजन होते ही भारत के द्वारा टूट गए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अरे ये थोड़ा आप लोगों के दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। ये जरा बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीर मामला है। इसलिए 25 जून को मैंने भारत बंद करवाया इसके विरोध में, क्योंकि जब 15 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ उस समय हम लोग उस घटना को रोकने के लायक नहीं थे। मगर अब तो भारत का विभाजन होने नहीं देंगे। ब्राह्मण अपनी सिक्योरिटी के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं, अपना बचाव करने के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं, दोबारा भारत का विभाजन करने के षड्यंत्र की दिशा में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं होने देंगे। अभी हम है, अब नहीं होने देंगे। एक इंच भूमि भी इधर उधर नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ये कहा था, देखो हमने JNK का ऐसा किया, वैसा किया, सारी विभाजन किया, लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू अलग कर दिया, कश्मीर अलग कर दिया, और ऐसा ऐसा हमने कर दिया। मैंने केवल एक सवाल पूछा नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को, केवल एक सवाल पूछा। सालों की बोलती बंद होगी, ज्यादा नहीं, अभ्यास होना चाहिए ना, सवाल पूछने के लिए भी अभ्यास होना चाहिए। केवल एक सवाल यह था कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा ऑक्युपाइड किया है, भारत उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं POK, P फॉर पाकिस्तान, O फॉर ऑक्युपाइड, K फॉर कश्मीर, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो भारत में कश्मीर है उसको भारत के लोग क्या कहते हैं? वो भारत का हिस्सा है। भारत के लोग उसको भारत का हिस्सा मानते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हो, वो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड किया हुआ है। ऑक्युपाइड का मतलब जबरदस्ती किया हुआ है। तो मुझे बताओ, तुम्हारी सरकार आई, मिलिट्री तुम्हारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुमने 1 इंच पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की हुई भूमि भारत में मिलाई, बताओ सारी चुप हो गए। 1 इंच जमीन नहीं मिलाई। 1 इंच जमीन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भारत में मिलाने में कामयाब नहीं हुई। तुम अपने आप को पुरुषार्थी कहते हो। क्या ये पुरुषार्थी हो गए?
बड़ी बड़ी डिंगी हाथ में तो डिंग करने वाले ये जो लोग है, ये जिनको मालूम नहीं, उन लोगों को समझ में नहीं आता। हमें तो पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 1 इंच जमीन भारत में मिलाने में आरएसएस बीजेपी के लोग कामयाब नहीं हुए। इस बात में कोई साथी हो, वही भूमि जो ऑलरेडी पाकिस्तान, वही भूमि जो भारत के अंदर है, उसी का एक लद्दाख बनाया, एक कश्मीर बनाया, एक जम्मू बनाया, यही क्या ना। 1 इंच भूमि तो आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भारत में नहीं मिलाया। प्रोपेगेंडा दुनिया भर का करते रहते हो। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें ये तथ्य समझना होगा, ये जानना होगा कि इन लोगों के प्रयास के द्वारा ये जो मुसलमानों को कॉर्नर करने का काम हो रहा है, इस कॉर्नर से हिंदू मुसलमान का विभाजन हो रहा है। इसी विभाजन की वजह से 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। यही तरीके से बना था और यही तरीका उस समय कांग्रेस के लोगों ने अपनाया था। आज अब दोबारा देश के विभाजन के हालात पैदा कर रहे हैं, केवल अपने क्यों कर रहे हैं? बड़ी वजह है SC, ST, OBC के लोग, SC, ST, OBC के लोग जाग रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। आपको सब चाहिए। हरियाणा में हमने कार्यक्रम रखा, हरियाणा में कार्यक्रम रखा, डीएनए परिषद रखा, रोहतक में वो जो हथियार दिखाने वाले ब्राह्मण थे, उनको मालूम है वामन मेश्राम डरने वाला नहीं। वामन मेश्राम को हथियार दिखाओ, ऐसा दिखा, वो डरने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? हाल वालों को डरा, हाल मेरा है। उनको मालूम है वामन मेश्राम डरने वाला नहीं है, हाल वाले डरने वाले, हाल वाले हलवा लीडर कैसे? हमने दूसरा हुक्म किया, उसको डराया, वो भी डर गया। अब मेरे पास हाल ही नहीं है वहां कार्यक्रम करने के लिए। मैं तो वहां हाल हो गया, हर हालत में जाता था, देखते उसके बाद कितना पता है। ब्राह्मण को जो घर के अंदर छुपा हुआ है, हमने ब्राह्मण को मैदान में उतारा, जो SC, ST, OBC को मैदान में उतारता था, हमने ब्राह्मण को मैदान में उतारा। और कोई SC, ST, OBC ब्राह्मण का समर्थन हरियाणा में करने के लिए तैयार था। तो आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा है, थोड़ा तो समझ में आ रहा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा तो आ रहा है। ये जो पिछले 40-45 साल से लगातार हम लोग जागृत कर रहे हैं, हरियाणा का कोई SC, ST, OBC का आदमी ब्राह्मण का समर्थन करने के लिए राजी नहीं। अगर राजी होता तो मैदान में ब्राह्मण को उतरना पड़ा हमारा समर्थन करने के लिए। सबूत के तौर पर बता रहा हूं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यदि मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा नहीं किया जाएगा तो SC, ST, OBC ब्राह्मण का समर्थन क्यों करेगा? अगर लड़ाई वामन मेश्राम वर्सेस ब्राह्मण की अगर इस देश में लड़ाई शुरू कर दिया जाए तो 25 साल के बजाय 10 साल में ही मैं राम नाम सत्य कर दूंगा। ज्यादा नहीं, 10 साल में राम नाम सत्य कर दूंगा। राम नाम सत्य समझते हो ना? जब वामन मेश्राम वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई शुरू होगी ना, कोई SC, ST, OBC का आदमी ब्राह्मण के समर्थन में खड़ा नहीं। अगर मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाए तो कोई SC, ST, OBC का आदमी मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। दो बातें समझा लो ताकि बात आपकी समझ में आ जाए, बात आपके भेजे में चली जाए। अगर मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाए तो कोई SC, ST, OBC का आदमी मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। यही ब्राह्मण चाहते हैं कि कोई SC, ST, OBC का आदमी मुसलमान के समर्थन में खड़ा ना हो, और नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदू बन जाता है, स्वाभाविक रूप से वो हिंदू के कैंप में इकट्ठा हो जाता है और अपने आप ब्राह्मण को नेतृत्व करने का मौका मिल जाता है। मगर लड़ाई अगर ब्राह्मण वर्सेस वामन
की हो जाए तो कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के समर्थन में खड़ा नहीं होगा। तो कोई मीडिया वाला वामन में शांत, ऐसा शब्द ही नहीं शांत। वामन में शांत तो तू, अरे मेरे नाम के शब्दों से लोगों को डर लगता। WAMN वामन, ये शब्द भी नहीं लिखते। मैं तो एक अलग चीज हूं, मेरा नाम है नहीं गलत, वो शब्द भी मीडिया में नहीं लिखते। इतना डर लगता। अभी कुछ दिन पहले मौलाना मसूद मदनी हमारे साथ आ गए, तो उसने कहा कि मैं मोहम्मद मेश्राम के साथ चला गया, उसने सब्जेक्ट ही बदल दिया। मैं इतना भी हथियार साथ में नहीं रखता, इतना ऐसे ही अकेले ही घूमते रहता हूँ, अकेले ही घूमते रहते। ठीक है, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। क्यों? अगर मुझे कुछ हुआ तो गांधी जी के मरने के बाद में कुछ ब्राह्मणों का हुआ था, ज्यादा होगा, भयंकर होगा।